गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान और इनोवेशन के महत्व पर जोर देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि नई शिक्षा नीति में इन पहलुओं को शामिल किया गया है। फरीदाबाद में जेसी बोस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हरियाणा हरित का प्रदेश रहा है। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा में बालिकाओं की बढ़ती संख्या पर खुशी जताई। आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा ले सकते हैं। देवियों सज्जनों, हरियाणा हरित क्रांति का प्रदेश है। इस राज्य ने देश की खाद्यान्न आत्मनिर्भरता में अहम भूमिका निभाई है। आज पूरी दुनिया फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौर में है। भारत भी इस क्रांति की चुनौतियों का सामना करने और उससे पैदा हो रहे अवसरों का लाभ उठाने के लिए तत्पर है। इस राष्ट्रीय लक्ष्य के प्रति प्राप्ति के जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। ये संस्थान हरियाणा में रिसर्च और इनोवेशन में अग्रणी भूमिका निभाते हुए अन्य संस्थाओं को राह दिखा सकता है। मुझे बताया गया है कि इस संस्थान में उन्नत शोध सुविधाएं उपलब्ध की जा रही है। युवा शोधार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए जेसी बोस यंग साइंटिस्ट अवार्ड की शुरुआत की गई है। शोध के लिए सीड मनी भी दी जा रही है। एक खुशी की बात है कि अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के सकारात्मक परिणाम भी आ रहे हैं। उभरता अफ्रीका और तेजी से बढ़ता भारत दक्षिण सहयोग को गति दे सकता है। दिल्ली में 19वें CII भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि स्वच्छ प्रौद्योगिकी, जलवायु के अनुकूल कृषि, समुद्री सुरक्षा, संपर्क और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत अफ्रीका सहयोग के लिए अपार अवसर हैं। उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका के साथ अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ा रहा है और देश में विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटलीकरण तेजी से हो रहा है। India has invested over $12.37 billion in 206 infrastructure projects across 43 African countries, impacting lives. India also provides capacity building, training and educational opportunities, reflecting its commitment to the African Union's priorities, like African Union's focus for this year's Educate an African Fit for the 21st Century. Excellencies, India is Africa's fourth largest trading partner with $85 billion in bilateral trade and $75 billion in investments. The FCTA and India's DFTP scheme offer enormous opportunities for deeper economic integration and mutual development. India, friends, the largest democracy on the planet, most vibrant and home to 1/6 humanity, has nurtured its bonds with Africa in people-to-people relations with the extension of e-visa facilities to 33 African countries. Diplomatic footprint enhancing in Africa with the opening of 16 new diplomatic missions, taking the total number of Indian missions in the continent to 46, is a pointer of our growth trajectory. Excellencies, during COVID-19, India aided Africa with medical supplies and vaccines. India and Africa have strong defense ties with Indian military training and third largest UN peacekeeping contributions. India also actively participates in maritime security and has taken initiatives in African region in this direction. उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को इस समूह में शामिल करना भारत के लिए गौरव का क्षण और एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक घटनाक्रम था।
उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव का विषय एक भविष्य का निर्माण भारतीय सभ्यता के लोकाचार में गहराई से अंतर्निहित है। Let us continue to strengthen the bonds of friendship in varied fashion, enhance our cooperation at all levels, work together in every field for welfare of humanity, and primarily focus being on realization of full potential of the human resource, rich mineral wealth, rich natural resources either side, and convert this partnership, which is already vibrant, into revolutionary, transformative one, so that this part of the globe contributes to global stability, global harmony. I conclude with an observation. Rise of India, growth of India, home to 1/6 of humanity, vibrant democracy, constitutionally structured at all levels, augurs for global stability and peace. India's participation, India's footfall, India's hand-holding, India seeking to work in togetherness is antithetical to expansion. Historically, this nation, Excellencies, has never believed in expansion, and therefore, our partnership, and this partnership, which is structured deeply into history, has the potential to contribute to big global change for the better of humanity. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज दिल्ली के भारतीय विद्या भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में अंग्रेजी संस्कृत डिक्शनरी के 9 खंडों का विमोचन किया। डिक्शनरी की रचना आचार्य रघुवीर द्वारा की गई है। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत वसुधैव कुटुम्बकम की परंपरा में विश्वास करता है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति का कोई मुकाबला नहीं। These are times when institution of senior advocate to which I belong at one point of time is getting strained for dilution of professional and ethical values. An institution that should have risen according to the mechanism meant for it. Day in and day out I suffer the pain of members of this institution not living up to the standards of institution. He is a beacon, a ray of hope. Why I have digressed? The country went through epochal change of getting a new legislations. The change was from Dand Vidhan to Nyay Vidhan. The change was from Danda to Data. Data in English, Danda in Hindi. That was a big change that was brought about. We are distinguished senior advocates, members of Rajya Sabha. They ought to have participated in the debate. They ought to have contributed. Leading lights, I don't want to name them, because as a personal commitment and the position I hold, do not permit me to make reflections of that kind. But what pains me enormously is that these gentlemen make an outcry in public domain as if nothing happened in Rajya Sabha. When one of them said he had come out with great objections, the one who had been finance minister of this country, a regular columnist, he said, I had given my objections to the committee. I could not sleep without going through the objections. My office is prompt. They made available objections to me. The objections were in less than 3 pages. And the main objection was, there should be no penalty of death
coming to the rescue of terrorists, rapists, enemies of the nation, and such a dichotomy in one's behavior. He happened to be in governor's seat when we had the painful incident of Nirbhaya. And that was there. The largest democracy home to 1/6 of humanity is getting challenges. We will withstand those challenges. But the challenges coming from within, from intelligentsia, that is unacceptable. संस्कृत भाषा को प्राचीन भाषा बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि संस्कृत कई भाषाओं की जननी है। उन्होंने कहा कि संस्कृत अलौकिक भाषा है और यह हमारी आध्यात्मिकता की खोज एवं परमात्मा से जुड़ने के प्रयासों में एक पवित्र सेतु के रूप में कार्य करती है। एक कालखंड आया था जब 1,10,000 से ज्यादा लोगों को काली कोठरी में डाल दिया गया था। कानून नाम की कोई चीज थी नहीं, प्रकाष्ठा थी आतंकवाद की, सत्ता के आतंकवाद की। It was a dictatorship in full play. The presidency failed. 9 high courts stood the ground, but Supreme Court failed. And Supreme Court held, सरकार इमरजेंसी लगा सकती है। इमरजेंसी में आपके कोई अधिकार नहीं है। इमरजेंसी कब तक चलेगी सरकार तय करेगी। हमको किसी भी परिस्थिति में भारत के स्वतंत्रता के बाद इस काले अध्याय को नहीं भूलना चाहिए। मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं, बच्चियां बैठी हैं, आपको अंदाजा नहीं है कौन थे वो लोग जिनको जेल में डाला गया। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, बाबू जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, गवर्नर्स बने। ऐसे तपस्वी लोगों को सत्ता के चिपके रहने के लिए प्रताड़ित करना, that was a draconian phase, the darkest period of our democracy that can never occur. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय पोलैंड दौरे पर हैं। पिछले 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली पोलैंड यात्रा है। प्रधानमंत्री का ये दौरा 21 अगस्त से 22 अगस्त तक रहेगा। ये यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित रहेगी, जिसमें रणनीतिक साझेदारी, रक्षा सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भले ही 45 साल में कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड नहीं गया है, लेकिन भारत और पोलैंड के बीच लंबे समय से दोस्ती वाले रिश्ते हैं। पोलैंड और यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि पोलैंड यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब हम अपने राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे कर रहे हैं। पोलैंड मध्य यूरोप में एक प्रमुख आर्थिक भागीदार है। लोकतंत्र और बहुलवाद के प्रति हमारी पारस्परिक प्रतिबद्धता हमारे संबंधों को और अधिक मजबूत बनाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से मिलने के लिए उत्सुक है। उन्होंने कहा कि पोलैंड में जीवंत भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ भी मैं बातचीत करूंगा। पोलैंड मध्य और पूर्वी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक और निवेश पार्टनर है। भारत और पोलैंड के बीच 2023 में $5.72 अरब यानी करीब 48,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। 2013 से 2023 तक दोनों देशों के बीच 192% व्यापार बढ़ा। भारत से पोलैंड एक्सपोर्ट होने वाले सामानों में कपड़ा, बेस मेटल, केमिकल प्रोडक्ट्स, मैकेनिकल प्रोडक्ट्स, फुटवियर और हेडगियर, प्लास्टिक, रबर और उससे बने सामान, सिरेमिक फूड आइटम्स और वनस्पति शामिल है। भारत पोलैंड से रक्षा व्यापार करता आया है, जिसमें हेलीकॉप्टर, विमान के पार्ट्स और अन्य आर्मी हार्डवेयर के सौदे शामिल हैं।
अगले साल पोलैंड यूरोपियन यूनियन काउंसिल का अध्यक्ष बनने वाला है। पोलैंड यात्रा के बाद प्रधानमंत्री 23 अगस्त को यूक्रेन जाएंगे। यूक्रेन यात्रा से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि वे राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन की यात्रा पर जाएंगे और ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा होगी। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और वर्तमान में जारी यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के बारे में दृष्टिकोण साझा करने के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ पहले की बातचीत को आगे बढ़ाने के अवसर के प्रति उत्सुक हूँ। एक मित्र और भागीदार के रूप में हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र वापसी की आशा करते हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच हो रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन दौरा काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब यूक्रेन ने कुछ दिनों से रूस की सीमा में घुसकर हमले शुरू कर दिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूक्रेन आने का न्योता दिया था। यूक्रेन 1991 में अलग देश बना था। उसके बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने वहां की यात्रा नहीं की है। इससे पहले प्रधानमंत्री 8 और 9 जुलाई को रूस के दौरे पर भी गए थे।